विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहां मौत लौट आती है। एपिसोड 2। Sometimes death is better। उन्होंने कुछ घबराहट के साथ तुल्ली के लौटने का इंतजार किया, बहुत ज्यादा कॉफी पीते हुए और यह अटकलें लगाते हुए कि उसके साथ सब कैसा चल रहा होगा। रुद्रनील पीछे के उस कमरे में गया जो उसका स्टडी बनने वाला था और यूं ही समय बिताने लगा। कागजों को एक जगह से दूसरी जगह सरकाता रहा, लेकिन और कुछ खास नहीं किया। रीमा ने अजीब तरह से बहुत जल्दी दोपहर का खाना बनाना शुरू कर दिया। जब 10:15 बजे फोन बजा तो रीमा दौड़कर उसके पास पहुंची और दूसरी घंटी बजने से पहले ही हांफती हुई हेलो कहकर उसे उठा लिया। रुद्रनील अपने दफ्तर और रसोई के बीच वाले दरवाजे में खड़ा था। उसे यकीन था कि यह तुल्ली की टीचर होगी, जो उन्हें बता रही होगी कि उसने तय कर लिया है कि तुल्ली यह संभाल नहीं पाएगी। पब्लिक एजुकेशन का पेट उसे पचा नहीं पाया और उसे वापस उगल रहा है। लेकिन वह तो सिर्फ नयनतारा थी जो यह बताने के लिए फोन कर रही थी कि हरण ने मक्के की आखिरी फसल तोड़ ली है और अगर वे चाहें तो 1 दर्जन भुट्टे ले सकते हैं। रुद्रनील एक शॉपिंग बैग लेकर वहां गया और हरण को डांटा कि उसने उसे मक्का तोड़ने में मदद करने नहीं दिया। ज्यादातर तो वैसे भी किसी काम के नहीं है। जब मैं आसपास हूं तो इस तरह की बातों से बाज आओ, नयनतारा ने कहा। वह बरामदे में एक पुराने कोका कोला ट्रे पर बर्फ वाली चाय लेकर आई थी। माफ करना मेरी जान। इसे जरा भी अफसोस नहीं है। नयनतारा ने रुद्रनील से कहा और कराहते हुए बैठ गई। मैंने तुली को बस में चढ़ते देखा। हरण ने विल्स नेवी कट सुलगाते हुए कहा। वह ठीक रहेगी। ज्यादातर बच्चे ठीक ही रहते हैं, लगभग, रुद्रनील ने मन ही मन उदासी से सोचा। लेकिन तुली सच में ठीक थी। वह दोपहर में घर लौटी, मुस्कुराती और खुशमिजाज। उसकी नीली पहले दिन वाली स्कूल ड्रेस उसके खुरचनों से भरे पैरों के चारों ओर खूबसूरती से लहरा रही थी और एक घुटने पर एक नई खरोंच भी थी जिस पर गौर किया जा सकता था। एक हाथ में शायद 2 बच्चों की या 2 चलती हुई संरचनाओं जैसी कोई तस्वीर पकड़े हुए, एक जूते का फीता खुला हुआ, बालों से एक रिबन गायब और चिल्लाती हुई, हमने ओल्ड मैकडॉनल्ड गाया। मम्मी, डैडी, हमने ओल्ड मैकडॉनल्ड गाया, वही वाला जो पार्क स्ट्रीट स्कूल में था। रीमा ने रुद्रनील की ओर देखा जो खिड़की के पास बनी सीट पर अरिक को अपनी गोद में लिए बैठा था। बच्चा लगभग सो चुका था। रीमा की उस नजर में कुछ उदासी थी और हालांकि उसने जल्दी ही नजर फेर ली, रुद्रनील को एक पल के लिए भयानक घबराहट महसूस हुई। हम सच में बूढ़े होने वाले हैं, उसने सोचा। यह सच है, कोई हमारे लिए अपवाद नहीं बनाएगा। वह अपने रास्ते पर है और हम भी। तुली उसके पास दौड़ी आई, एक साथ उसे अपनी तस्वीर दिखाने, अपनी नई खरोंच दिखाने और ओल्ड मैकडॉनल्ड और मिसेस अना क्लारा के बारे में बताने की कोशिश करती हुई। लोलो उसके पैरों के बीच इधर उधर घूम रहा था, जोर जोर से गुर्राता हुआ, और तुली किसी तरह लगभग चमत्कारिक रूप से उससे टकरा नहीं रही थी। श्श, रुद्रनील ने कहा और उसे चूमा। अरिक सारी हलचल से बेखबर सो गया था। बस मुझे बच्चे को सुला लेने दो, फिर मैं सब कुछ सुनूंगा। वह अरिक को सीढ़ियों से ऊपर ले गया, तिरछी पड़ती सितंबर की गर्म धूप से होकर गुजरते हुए, और जैसे ही वह लैंडिंग पर पहुंचा, अचानक उसे डर और अंधेरे का ऐसा पूर्वाभास हुआ कि वह ठिठक गया, एकदम ठहर गया और हैरानी से चारों ओर देखने लगा, सोचता हुआ कि आखिर उसे क्या हो गया। उसने बच्चे को और कसकर पकड़ लिया, लगभग जकड़ लिया, और अरिक असहज होकर हिला। रुद्रनील की बाहों और पीठ पर रोंगटे खड़े हो गए थे। क्या हुआ? उसने उलझन और डर में सोचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसका सिर ठंडा लग रहा था और खोपड़ी जैसे अचानक छोटी पड़ गई हो। उसे अपनी आंखों के पीछे एड्रेनालिन का उफान महसूस हो रहा था। इंसानी आंखें सच में डर के चरम पर बाहर की ओर उभर आती हैं, वह जानता था। वे सिर्फ फैलती नहीं बल्कि सचमुच उभर जाती हैं, जैसे जैसे रक्तचाप बढ़ता है और खोपड़ी के भीतर द्रव का दबाव बढ़ता है। आखिर यह क्या है? भूत?
भगवान, सच में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अभी अभी इस गलियारे में मेरे पास से गुजरा हो, कुछ जिसे मैंने लगभग देख लिया हो। नीचे स्क्रीन वाला दरवाजा जोर से अपने फ्रेम से टकराया। रुद्रनील चांडक चौंक गया, लगभग चिल्ला उठा और फिर हंस पड़ा। यह बस वैसा ही एक मनोवैज्ञानिक ठंडा एहसास था जिससे लोग कभी कभी गुजरते हैं, न इससे ज्यादा न कम। एक क्षणिक विचलन, ऐसा होता है, बस इतना ही। स्क्रूज ने जैकब मार्ले के भूत से क्या कहा था? तुम शायद आधा पका हुआ आलू भर हो, तुम में कब्र से ज्यादा ग्रेवी है। और यह बात शायद चार्ल्स डिकेंस के अंदाजे से भी ज्यादा सही थी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। कोई भूत नहीं होते, कम से कम उसके अनुभव में तो नहीं। उसने अपने करियर में 2 दर्जन लोगों को मृत घोषित किया था और कभी भी किसी आत्मा के जाने का एहसास नहीं किया। वह अरिक को उसके कमरे में ले गया और उसे पालने में लिटा दिया, लेकिन जैसे ही उसने अपने बेटे पर कंबल ओढ़ाया, एक सिहरन उसकी पीठ में दौड़ गई और उसे अचानक अपने अमलेश काका के शोरूम की याद आ गई। वहां न कोई नई कारें थीं, न आधुनिक फीचर्स वाले टीवी, न कांच के सामने वाले डिशवॉशर जिनमें आप झाग बनते देख सकें। वहां सिर्फ डिब्बे थे जिनके ढक्कन खुले थे। हर एक पर सावधानी से एक स्पॉटलाइट डाली गई थी। उसके पिता का भाई एक अंत्येष्टि कर्मी था। हे भगवान, यह डर तुम्हें कैसे लग गया? जाने दो, इसे दिमाग से निकालो। उसने अपने बेटे को चूमा और नीचे उतर गया, तुल्ली की पहली स्कूल वाले दिन की कहानी सुनने के लिए। उस शनिवार को जब तुल्ली ने स्कूल का अपना पहला हफ्ता पूरा कर लिया था और कॉलेज के बच्चे अभी कैंपस लौटे नहीं थे, हरण चकलादर सड़क पार करके आया और उस जगह तक चला गया जहां चांडक परिवार अपने लॉन पर बैठा था। तुली अपनी साइकिल से उतर चुकी थी और बर्फ वाली चाय का एक गिलास पी रही थी। अरिक घास में रेंग रहा था, कीड़ों को देख रहा था, शायद कुछ खा भी रहा था। अरिक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका प्रोटीन कहां से आ रहा है। हरण, मैं आपके लिए एक कुर्सी ले आता हूं। जरूरत नहीं। हरण ने जीन्स, खुले गले की काम वाली शर्ट और हरे जूते पहन रखे थे। उसने तुल्ली की ओर देखा। तुम अभी भी देखना चाहती हो कि वह रास्ता कहां जाता है, तुल्ली? हाँ, स्कूल में जीत बख्शी ने मुझे बताया कि वह पेट सेमेट्री है और मैंने मम्मी को बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ चलना क्योंकि तुम्हें पता है कि वह कहाँ है। मुझे पता है, अगर तुम्हारे मम्मी पापा को ठीक लगे तो हम वहां तक टहलने चल सकते हैं, लेकिन तुम्हें जूते पहनने होंगे। कुछ जगह जमीन थोड़ी गीली है। तुली घर के अंदर दौड़ गई। हरण ने उसके पीछे देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद तुम भी चलना चाहो, रुद्रनील। मैं चलूंगा, तुम चलोगी हनी? अरिक का क्या होगा? मैंने सोचा था ये 1 मील है। मैं उसे जेरी पैक में रख लूंगा। ठीक है, लेकिन ये तुम्हारी पीठ है मिस्टर। वे 10 मिनट बाद निकल पड़े। अरिक को छोड़कर सबने जूते पहन रखे थे। अरिक जेरी पैक में बैठा था और रुद्रनील के कंधे के ऊपर से सब कुछ बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। तुली लगातार आगे आगे दौड़ती रहती, तितलियों का पीछा करती और फूल तोड़ती। पीछे के मैदान की घास लगभग कमर तक ऊंची थी और अब वहां गोल्डन रॉड के पीले फूल थे। गर्मियों के अंत का वह संदेशवाहक जो हर साल शरद ऋतु की खबर लेकर आता है। लेकिन आज हवा में शरद का कोई एहसास नहीं था। आज सूरज अभी भी अगस्त जैसा था, हालांकि कैलेंडर का अगस्त लगभग 2 हफ्ते पहले जा चुका था। जब तक वे पहले टीले की चोटी तक पहुंचे, कटी हुई पगडंडी पर चलते हुए रुद्रनील की बाहों के नीचे पसीने के बड़े धब्बे पड़ चुके थे। हरण रुक गया। पहले रुद्रनील को लगा कि शायद बूढ़ा आदमी थक गया है। फिर उसने पीछे फैले दृश्य को देखा। यहां ऊपर बहुत सुंदर है, हरण ने कहा, अपने दांतों के बीच घास का एक तिनका दबाते हुए। रुद्रनील को लगा जैसे उसने असली बांगाल सादगी का बयान अभी अभी सुना हो। बहुत खूबसूरत है, रीमा ने धीरे से कहा और फिर रुद्रनील की ओर लगभग शिकायत भरे अंदाज में मुड़ी। तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि ये यहां है। रुद्रनील ने कहा और उसे थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। वे अभी भी अपनी ही जमीन पर थे। उसने बस आज से पहले घर के पीछे की इस पहाड़ी पर चढ़ने का समय नहीं निकाला था।
तुली काफी आगे निकल गई थी। अब वह वापस आई, खुले आश्चर्य के साथ चारों ओर देखते हुए। लोलो उसके पीछे पीछे चल रहा था। पहाड़ी बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन उसे होने की जरूरत भी नहीं थी। पूर्व की ओर घने जंगल थे जो किसी भी दृश्य को ढक लेते थे, लेकिन पश्चिम की ओर देखते हुए जमीन सुनहरे उनींदे गर्मियों के अंत के सपने की तरह नीचे फैली हुई थी। सब कुछ स्थिर, धुंधला और शांत था। हाईवे पर कोई ट्रक भी नहीं था जो इस शांति को तोड़ सके। वे नदी की घाटी को देख रहे थे। बालासन नदी, धुंध से ढकी पहाड़ियों के नीचे बहती बालासन नदी के बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते थे। कहते हैं इसका पानी शांत दिखता है, पर इसकी गहराइयों में कुछ ऐसा छिपा है जो पुराने समय से वहीं ठहरा हुआ है। बरसात की रातों में जब हवा चाय बागानों से गुजरती हुई सीटी बजाती है तो नदी के किनारे अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई नाम लेकर पुकार रहा हो। गांव के बुजुर्ग बच्चों को सख्त मना करते थे कि सूर्यास्त के बाद बालासन के पास न जाए। उनका कहना था, नदी सिर्फ पानी नहीं बहाती, कभी कभी वो यादें भी लौटा लाती है जिन्हें दफन ही रहना चाहिए। नदी चौड़ी और शांत बह रही थी, जैसे अपने ही गहरे सपने में हो। रुद्रनील दूर दूसरी ओर दार्जिलिंग और सोनादा को पहचान सकता था, और इधर उसे लगा कि वह हिल कार्ट रोड की काली नदी के समानांतर चलती रेखा को लगभग सिलीगुड़ी तक देख सकता है। वे बालासन नदी, उसके किनारों के पेड़ों, सड़कों और चाय बागानों को देख रहे थे। कुर्सियांग के पुराने चर्च का शिखर ऊंचे देवदार के पेड़ों के बीच से झांक रहा था, और दाईं ओर उसे डाउहिल स्कूल की ईंटों की मजबूत इमारत दिख रही थी। ऊपर सफेद बादल धीरे धीरे फीके डेनिम जैसे रंग के क्षितिज की ओर बढ़ रहे थे, और हर जगह गर्मियों के अंत के खेत थे। अपने चक्र के अंत में, शांत लेकिन मरे हुए नहीं, एक अद्भुत सुनहरे भूरे रंग में। खूबसूरत ही सही शब्द है, आखिरकार रुद्रनील ने कहा। पुराने दिनों में इसे बालासन हिल कहते थे। कुछ लोग अब भी कहते हैं, लेकिन अब जब नए लोग शहर में आ गए हैं तो यह नाम लगभग भुला दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि अब बहुत लोग यहां आते भी हैं। ऐसा लगता है जैसे यहां से कुछ खास नहीं दिखेगा, क्योंकि पहाड़ी बहुत ऊंची नहीं है। लेकिन यहां से, उसने हाथ से इशारा किया और चुप हो गया। यहाँ से सब कुछ दिखता है। रीमा ने धीमी विस्मित आवाज में कहा। वह रुद्रनील की ओर मुड़ी, हनी, क्या यह हमारी जमीन है? और रुद्रनील के जवाब देने से पहले ही हरण ने कहा, यह संपत्ति का हिस्सा है। हाँ। जो रुद्रनील ने सोचा, बिल्कुल एक जैसा जवाब नहीं था। जंगल के भीतर ठंडक थी, शायद 8-10 डिग्री तक कम। रास्ता अब भी चौड़ा था, और कहीं कहीं गमलों या कॉफी के डिब्बों में लगे फूलों से चिह्नित था, जिनमें से ज्यादातर मुरझाए हुए थे, और अब जमीन सूखी चीड़ की सुइयों से ढकी थी। वे लगभग 1/4 मील चल चुके थे, अब नीचे की ओर जाते हुए, जब हरण ने तुली को वापस बुलाया। यह छोटी लड़की के लिए अच्छा टहलना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने मम्मी पापा से वादा करो कि अगर तुम यहां आओगी तो हमेशा इसी रास्ते पर रहोगी। मैं वादा करती हूँ। क्यों? उसने रुद्रनील की ओर देखा, जो थोड़ा आराम करने के लिए रुक गया था। अरिक को उठाए रखना इन पुराने चीड़ और स्प्रूस के पेड़ों की छाया में भी भारी काम था। तुम जानते हो कि तुम कहां हो? हरण ने रुद्रनील से पूछा। रुद्रनील ने सोचा और जवाबों को खारिज कर दिया। डाउहिल नॉर्थ डाउहिल, मेरे घर के पीछे राष्ट्रीय राजमार्ग 110 और डाउहिल रोड के बीच। उसने सिर हिला दिया। हरण ने अपने कंधे के ऊपर अंगूठा पीछे की ओर झटका। उधर बहुत कुछ है। वह कुर्सियांग शहर है, और इस तरफ 50 मील या उससे भी ज्यादा तक सिर्फ जंगल ही जंगल है। यहां इसे डाउहिल के जंगल कहते हैं, लेकिन यह विक्टोरिया बॉयज स्कूल के पीछे से होता हुआ डाउहिल गर्ल्स स्कूल तक चला जाता है। आखिर में उन पुराने सरकारी इलाकों तक पहुंचता है जिनके बारे में मैंने बताया था, जहां कभी अंग्रेजों का दफ्तर हुआ करता था। मुझे पता है यह अजीब लगता है कि तुम्हारा वह अच्छा सा घर मुख्य सड़क पर फोन, बिजली और केबल टीवी के साथ एक ऐसे जंगली और रहस्यमयी इलाके के किनारे पर है, लेकिन सच यही है। उसने फिर तुली की ओर देखा। मैं बस इतना कह रहा हूं
कि तुम इन जंगलों में इधर उधर भटकना नहीं चाहोगी। तुल्ली, तुम रास्ता खो सकती हो और फिर भगवान जाने तुम कहां पहुंच जाओ। मैं नहीं करूंगी मिस्टर चकलादर। तुली पर इसका गहरा असर पड़ा था। वह प्रभावित थी, यहां तक कि थोड़ी विस्मित भी, लेकिन डरी हुई नहीं थी। यह रुद्रनील ने देखा। रीमा हालांकि हरण की ओर कुछ असहजता से देख रही थी और रुद्रनील खुद भी थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। शायद यह शहर में पले बड़े लोगों का जंगलों के प्रति लगभग सहज डर था। रुद्रनील ने 20 साल पहले बॉय स्काउट्स के बाद से कभी अपने हाथ में कंपास नहीं पकड़ा था और यह यादें कि नॉर्थ स्टार से या पेड़ों पर काई किसोर उगती हैं, उनसे रास्ता कैसे ढूंढा जाता है, उतनी ही धुंधली थीं जितनी कि यह यादें कि शीप शैंक या हाफ हिच गांठ कैसे बांधी जाती है। हरण ने उन सबको देखा और हल्की मुस्कान दी। अब हमने 1934 के बाद से इन जंगलों में किसी को नहीं खोया है। कम से कम कोई स्थानीय तो नहीं। आखिरी था बिस्वजीत सेन। कोई बड़ी क्षति नहीं। सत्येन बोस को छोड़ दें तो मुझे लगता है बिस्वजीत सेन इस तरफ का सबसे बड़ा शराबी था। आपने कहा कोई स्थानीय नहीं? रीमा ने ऐसे स्वर में कहा जो पूरी तरह सामान्य नहीं था और रुद्रनील लगभग उसका मन पढ़ सकता था। हम स्थानीय नहीं हैं, कम से कम अभी तो नहीं। हर 2-3 साल में कोई ना कोई पर्यटक खो जाता है क्योंकि वे सोचते हैं कि मुख्य सड़क के पास भला कोई कैसे खो सकता है। लेकिन हमने उनमें से एक को भी हमेशा के लिए नहीं खोया। मिसेज, आप चिंता मत कीजिए। क्या यहाँ भारतीय गौर, इंडियन बिसन होते हैं? हाँ, कभी कभी भारतीय गौर दिख सकता है, लेकिन वह आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रीमा, मिलन के मौसम में वे थोड़ा चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन बाकी समय बस देखते हैं। अपने उस मौसम के अलावा वे सिर्फ डाउन हिल के जंगलों में आने वालों के पीछे पड़ते हैं। क्यों, यह मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा ही है। रुद्रनील को लगा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन वह निश्चित नहीं हो सका। हरण पूरी तरह गंभीर लग रहा था। मैंने यह कई बार देखा है। कुर्सियांग या डाउ हिल का कोई आदमी पेड़ पर चढ़ा हुआ चिल्ला रहा है कि भारतीय गौर का झुंड उसके पीछे है। हर एक इतना बड़ा जैसे कोई मोटर होम हो। लगता है भारतीय गौर आदमी या औरत से बाहरीपन की गंध पहचान लेते हैं, या शायद वे पुरानी ऊनी जैकेट के कपड़ों की गंध सूंघते हैं। मुझे नहीं पता। मैं चाहता हूं कि कॉलेज का कोई पशुपालन का छात्र इस पर एक पेपर लिखे, लेकिन शायद कोई नहीं लिखेगा। राइटिंग टाइम क्या होता है? छोड़ो, मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ आओ जब तक किसी बड़े के साथ ना हो। तुली, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था रीमा, न तुम्हें न तुम्हारी बेटी को। इन जंगलों में डरने की कोई बात नहीं है। यह एक अच्छा रास्ता है। बस वसंत में यहां थोड़े कीड़े होते हैं और जमीन हमेशा थोड़ी गीली रहती है, सिवाय 55 के, जो सबसे सूखा गर्मी का मौसम था जो मुझे याद है। लेकिन यहां जहर वाली आइवी या ओक भी नहीं है जो स्कूल के पीछे होती है, और तुम उससे दूर ही रहना। तुली, अगर तुम अपनी जिंदगी के 3 हफ्ते स्टार्च वाले पानी से नहाने में नहीं बिताना चाहती। तुली ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। यह सुरक्षित रास्ता है। हरण ने रीमा से गंभीरता से कहा, जो अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं दिख रही थी। मुझे तो लगता है अरिक भी इसे पकड़कर चल सकता है, और शहर के बच्चे यहां अक्सर आते हैं। मैंने तुम्हें बताया ही है, वे इसे साफ सुथरा रखते हैं। कोई उन्हें कहता नहीं, वे खुद करते हैं। मैं तुली के लिए यह खराब नहीं करना चाहूंगा। वह झुककर तुल्ली की ओर मुस्कुराया। यह जिंदगी की कई और चीजों जैसा है तुल्ली। तुम रास्ते पर चलती रहो तो सब ठीक रहता है। रास्ते से हटो और फिर देखते ही देखते तुम खो जाती हो, अगर किस्मत अच्छी ना हो, और तब किसी को खोज दल भेजना पड़ता है। वे आगे बढ़ते रहे। रुद्रनील की पीठ में बच्चे को उठाए रहने के कारण हल्का दर्द होने लगा। कभी कभी अरिक उसके बालों की मुट्ठी भरकर खींच लेता या उसकी किडनी पर खुशी खुशी लात मार देता। देर के मौसम के मच्छर उसके चेहरे और गर्दन के आसपास मंडराते अपनी भनभनाहट से परेशान करते। रास्ता नीचे की ओर मुड़ा, बहुत पुराने फर के पेड़ों के बीच से घूमता हुआ, और फिर झाड़ियों के उलझे हुए हिस्से से होकर गुजरा। यहां जमीन कीचड़ भरी थी,
और रुद्रनील के जूते उसमें धंसते और पानी में छपछपाते। एक जगह उन्होंने दलदली हिस्से को पार करने के लिए घास के ऊंचे टुकड़ों को पायदान की तरह इस्तेमाल किया। यही सबसे मुश्किल हिस्सा था। फिर वे दोबारा चढ़ाई पर आने लगे और पेड़ फिर से घने हो गए। अरिक जैसे अचानक 10 पाउंड भारी हो गया था और दिन भी जैसे 10 डिग्री ज्यादा गर्म हो गया था। पसीना रुद्रनील के चेहरे से बह रहा था। कैसे हो? कुछ देर के लिए मैं उसे उठा लूं? नहीं, मैं ठीक हूं। रुद्रनील कहा, और यह सच भी था। हालांकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह शारीरिक मेहनत करने से ज्यादा उसे सलाह देने का आदी था। हरण तुली के साथ चल रहा था। उसकी नींबू पीली पैंट और लाल ब्लाउज उस गहरे हरे भूरे साए में चमकते रंगों जैसे लग रहे थे। रुद्र, तुम्हें लगता है उसे सच में रास्ता पता है? हाँ, जरूर। हरण ने पीछे मुड़कर आवाज लगाई, अब ज्यादा दूर नहीं। तुम ठीक हो रुद्रनील? हे भगवान, रुद्रनील ने सोचा, यह आदमी 80 से भी ज्यादा का है, लेकिन इसे पसीना तक नहीं आया। मैं ठीक हूं, उसने थोड़ी जिद के साथ जवाब दिया। शायद गर्व उसे यही कहने पर मजबूर करता, भले ही उसे दिल का दौरा पड़ने लगा होता। वह मुस्कुराया, जेरी पैक के पट्टे ठीक किए और आगे बढ़ गया। वे दूसरी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे और फिर रास्ता सिर तक ऊंची झाड़ियों के बीच से ढलान की ओर गया। वह संकरा हो गया और थोड़ी ही दूर आगे रुद्रनील ने देखा कि तुली और हरण पुराने मौसम से घिसे तख्तों से बने एक मेहराब के नीचे से गुजर रहे हैं। उन पर फीके काले रंग में मुश्किल से पढ़े जाने वाले शब्द लिखे थे, पेट सेमेटेरी। उसने और रीमा ने एक दूसरे की ओर हल्की मुस्कान से देखा और उस मेहराब के नीचे से गुजरे, जैसे किसी अनजाने भाव से एक दूसरे का हाथ थाम लिया हो, मानो वे यहां शादी करने आए हों। उस सुबह दूसरी बार रुद्रनील आश्चर्य से भर गया। यहां जमीन पर चीड़ की सुइयों की परत नहीं थी। यहां लगभग एक परफेक्ट गोल घास का मैदान था, लगभग 40 फीट के व्यास का। तीन ओर घनी झाड़ियों से घिरा हुआ और चौथी ओर गिरे हुए पेड़ों का ढेर, टूटे हुए तनों का उलझा हुआ ढांचा, जो डरावना और खतरनाक दोनों लगता था। कोई आदमी अगर उसे पार करने या चढ़ने की कोशिश करे तो बेहतर होगा कि वह सावधानी बरते, रुद्रनील ने सोचा। इस खुली जगह में कई निशान थे जो साफ तौर पर बच्चों द्वारा बनाए गए थे। जो भी सामग्री उन्हें मिल सके, जैसे लकड़ी के टुकड़े, पुराने तख्ते या पीटे हुए टिन के टुकड़े। और फिर भी चारों ओर की झाड़ियों और धूप के लिए संघर्ष करते पेड़ों की पृष्ठभूमि में उनकी भद्दी बनावट और यह तथ्य कि यह सब इंसानों ने बनाया है, उनकी एक अजीब सी समरूपता को और उभार रहा था। जंगल की पृष्ठभूमि इस जगह को एक अजीब गहराई देती थी, एक ऐसा आकर्षण जो ईसाई नहीं बल्कि कुछ और, कुछ प्राचीन और आदिम था। यह बहुत सुंदर है, रीमा ने कहा, लेकिन उसकी आवाज से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह सच में ऐसा मानती है। वाह, तुली चिल्लाई। रुद्रनील ने अरिक को अपने कंधे से उतारा और उसे बेबी कैरियर से बाहर निकाल लिया ताकि वह रेंग सके। रुद्रनील की पीठ ने राहत की सांस ली। तुली एक स्मारक से दूसरे स्मारक तक दौड़ती रही, हर एक को देखकर उत्साहित होती हुई। रुद्रनील उसके पीछे पीछे चला, जबकि रीमा बच्चे पर नजर रखे रही। हरण पालथी मारकर बैठ गया, अपनी पीठ एक उभरी हुई चट्टान से टिकाकर, और धूम्रपान करने लगा। रुद्रनील ने देखा कि इस जगह में सिर्फ व्यवस्था या कोई पैटर्न ही नहीं था। स्मारकों को मोटे तौर पर गोल गोल घेरों में सजाया गया था। एस्मकी द कैट एक लकड़ी के तख्ते पर लिखा था। लिखावट बचकानी थी, लेकिन सावधानी से लिखी गई थी। ही वॉज ओबीडियंट। और उसके नीचे 1971 से 1974। बाहरी घेरे के थोड़ा आगे उसे एक प्राकृतिक स्लेट का टुकड़ा मिला, जिस पर फीके लेकिन साफ लाल रंग में नाम लिखा था, बिफर। और उसके नीचे कुछ पंक्तियां, बिफर बिफर अ हेलुआ स्निफर अंटिल ही डाइड ही मेड अस रिचर। बिफर डेस्लर परिवार का कॉकर्स स्पैनियल था, हरण ने कहा। उसने अपने जूते की एड़ी से मिट्टी में एक छोटा गड्ढा बनाया था और उसमें अपनी सिगरेट की राख सावधानी से झाड़ रहा था। पिछले साल एक डंपस्टर के नीचे आ गया था। कैसी कविता है ना? बिल्कुल, रुद्रनील ने सहमति जताई। कुछ कब्रों पर फूल रखे थे, कुछ ताजा, ज्यादातर पुराने, और कई तो
लगभग पूरी तरह सड़ चुके थे। रुद्रनील ने जिन लिखावटों को पढ़ने की कोशिश की, उनमें से आधे से ज्यादा अब फीकी पड़ चुकी थीं या पूरी तरह अपठनीय हो गई थीं। कुछ पर कोई निशान ही नहीं था और रुद्रनील ने सोचा कि शायद उन पर चौक या क्रेयॉन से लिखा गया होगा। मॉम, यहाँ एक गोल्डफिश है, आकर देखो। मैं नहीं आऊंगी। रीमा ने कहा और रुद्रनील ने उसकी ओर देखा। वह सबसे बाहरी घेरे से बाहर अकेली खड़ी थी, पहले से भी ज्यादा असहज दिख रही थी। रुद्रनील ने सोचा, यहां भी वह बेचैन है। वह कभी भी मृत्यु के किसी भी रूप को आसानी से नहीं ले पाती थी। हालांकि उसने सोचा शायद कोई भी नहीं ले पाता, शायद अपनी बहन की वजह से। रीमा की बहन बहुत छोटी उम्र में मर गई थी और उसका असर ऐसा था जिसे रुद्रनील ने अपनी शादी के शुरुआती दिनों में ही समझ लिया था कि उसे छेड़ना नहीं चाहिए। उसका नाम जेल्डा था और उसकी मृत्यु स्पाइनल मेनिंजाइटिस से हुई थी। उसकी बीमारी शायद लंबी, दर्दनाक और भयावह रही होगी और उस समय रीमा बहुत छोटी रही होगी। अगर वह उसे भूलना चाहती थी तो रुद्रनील को लगा इसमें कोई बुराई नहीं है। रुद्रनील ने उसे आंख मारी और रीमा ने कृतज्ञता से मुस्कुराकर जवाब दिया। रुद्रनील ने ऊपर देखा। वे एक प्राकृतिक खुली जगह में थे। उसे लगा कि इसी वजह से यहां घास इतनी अच्छी तरह उगी थी, सूरज की रोशनी यहां तक पहुंच पाती थी। फिर भी इसे पानी देना और देखभाल करना जरूरी रहा होगा। इसका मतलब था कि बच्चे यहां पानी के डिब्बे ढोकर लाते होंगे या शायद हाथ से चलने वाले पंप जो अरिक से भी भारी होते अपने छोटे कंधों पर उठाकर लाते होंगे। उसे फिर लगा कि बच्चों के लिए इतने लंबे समय तक इसे बनाए रखना अजीब बात थी। उसके अपने बचपन की यादें और तुली के साथ उसका अनुभव यह बताते थे कि बच्चों का उत्साह अखबार की तरह होता है, तेज जलता है, बहुत गर्म होता है और जल्दी बुझ जाता है। अंदर की ओर बढ़ते हुए कब्रें पुरानी होती गईं, कम और कम लिखावट पढ़ने लायक बची थी, लेकिन जो पढ़ी जा सकती थीं वे अतीत की एक मोटी समय रेखा देती थीं। यहां ट्रिक्सिया था, किल्ट ऑन द हाईवे, 15 सितंबर 1968। उसी घेरे में एक चौड़ा सपाट तख्ता गाड़ा हुआ था। ठंड और गर्मी के असर से वह टेढ़ा हो गया था, लेकिन रुद्रनील अब भी पढ़ सकता था। इन मेमोरी ऑफ मार्टा आवर पेट रैबिट डाइड मार्च 1, 1965। एक और अंदर था, जेन पैटन आवर गुड डॉग लिखा था, जिसकी मृत्यु 1958 में हुई थी और पॉलिनेशिया शायद एक तोता रहा होगा। अगर रुद्रनील को डॉक्टर डूलिटल सही याद था, जिसने 1953 की गर्मियों में आखिरी बार पॉली वॉन्ट अ क्रैकर कहा था। अगली दो पंक्तियों में कुछ भी पढ़ने लायक नहीं था और फिर अभी भी केंद्र से काफी दूर एक सैंडस्टोन के टुकड़े पर मोटे तौर पर उकेरा हुआ था, हैना द बेस्ट डॉग दैट एवर लिव्ड 1929 से 1939। सैंडस्टोन अपेक्षाकृत नरम होता है, इसलिए लिखावट अब लगभग मिट चुकी थी, लेकिन रुद्रनील के लिए यह कल्पना करना भी मुश्किल था कि किसी बच्चे ने उन 9 शब्दों को पत्थर पर उकेरने में कितने घंटे लगाए होंगे। उसे यह प्रेम और शोक की प्रतिबद्धता चौंका देने वाली लगी। ऐसा काम तो माता पिता भी अपने माता पिता या अपने बच्चों के लिए नहीं करते अगर वे कम उम्र में मर जाएं। यह तो बहुत पुराना है, उसने हरण से कहा, जो उसके पास आकर खड़ा हो गया था। हरण ने सिर हिलाया। इधर आओ रुद्रनील, तुम्हें कुछ दिखाना है। वे केंद्र से 3 कतार पीछे तक गए। यहां गोलाकार पैटर्न, जो बाहरी हिस्सों में बस एक संयोग जैसा लगता था, अब साफ दिखाई दे रहा था। हरण एक छोटे स्लेट के टुकड़े के सामने रुका, जो गिरा हुआ था। सावधानी से घुटनों के बल बैठकर उसने उसे फिर खड़ा किया। यहां पहले शब्द लिखे थे, मैंने खुद उन्हें उकेरा था, लेकिन अब मिट गए हैं। मैंने अपना पहला कुत्ता यहां दफनाया था, स्पॉट। वह 1914 में बूढ़े होकर मर गया था, उसी साल जब महान युद्ध शुरू हुआ। इस बात से थोड़ा हैरान होकर कि यह कब्रिस्तान कई इंसानी कब्रिस्तानों से भी पुराना था, रुद्रनील केंद्र की ओर बढ़ा और कुछ निशानों को देखा। कोई भी पढ़ने लायक नहीं था और ज्यादातर लगभग जंगल की मिट्टी में वापस मिल चुके थे,
एक तो लगभग पूरी तरह घास से ढक गया था और जब उसने उसे सीधा किया तो मिट्टी से एक हल्की सी फटने की आवाज आई। अंधे भृंग उस खुले हिस्से पर भागने लगे। उसे हल्की ठंडक महसूस हुई और उसने सोचा, जानवरों के लिए बूट हिल। मुझे नहीं लगता कि मुझे यह सच में पसंद है। ये कितने पुराने हैं? अरे मुझे नहीं पता। जब स्पॉट मरा था तब भी ये जगह थी। उस समय मेरे बहुत सारे दोस्त थे। उन्होंने स्पॉट के लिए गड्ढा खोदने में मेरी मदद की थी। यहां खुदाई आसान नहीं है। जमीन बहुत पत्थरीली है, पलटना मुश्किल, और मैं भी कभी कभी उनकी मदद करता था। वह सुबीर बनर्जी का कुत्ता था, अगर मुझे सही याद है, और वहां अमल घोष की 3 खलिहान वाली बिल्लियां एक साथ दफन हैं। पुराने दादा हरिदास मुखर्जी कबूतर पालता था। मैं, आलोक घोष और कैलाश हाजरा ने उसके एक कबूतर को दफनाया था जिसे एक कुत्ते ने मार दिया था। वह यही है। तुम जानते हो, अब उस टोली में मैं ही आखिरी बचा हूं। बाकी सब मर चुके हैं, सब चले गए। रुद्रनील ने कुछ नहीं कहा, बस जेब में हाथ डाले कब्रों को देखता रहा। जमीन पत्थरीली है, वैसे भी यहां कुछ उगाया नहीं जा सकता सिवाय लाशों के, शायद। उधर अरिक हल्की आवाज में रोने लगा और रीमा उसे गोद में लिए उनके पास आई। उसे भूख लगी है, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए रुद्र। उसकी आंखें कह रही थीं, कृपया, ठीक है? जरूर, उसने कहा। उसने फिर से जेरी पैक उठाया और मुड़ गया ताकि रीमा अरिक को उसमें बिठा सके। तुली, अरे तुली, तुम कहां हो? वह रही, रीमा ने कहा और गिरे हुए पेड़ों की ओर इशारा किया। तुली उस पर ऐसे चढ़ रही थी जैसे वह स्कूल के मंकी बार्स का कोई अजीब रिश्तेदार हो। अरे बेटा, वहां से नीचे आ जाओ। अगर तुमने पैर गलत जगह रख दिया और ये पुराने पेड़ हिल गए तो तुम्हारी टांग टूट सकती है। तुली कूदकर नीचे आई। ओह, वह चिल्लाई और अपनी कमर रगड़ते हुए उनकी ओर आई। त्वचा नहीं फटी थी, लेकिन एक सख्त सूखी टहनी ने उसकी पैंट फाड़ दी थी। समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूं? हरण ने कहा, उसके बालों को सहलाते हुए। इस तरह के गिरे हुए पेड़ों के ढेर पर जंगल का जानकार आदमी भी चढ़ने की कोशिश नहीं करेगा अगर वह उसके चारों ओर से जा सकता है। जब पेड़ इस तरह ढेर में गिरते हैं तो खतरनाक हो जाते हैं। मौका मिले तो तुम्हें काट भी सकते हैं। सच में? हां, सच में। देखो, ये तिनकों की तरह एक दूसरे पर टिके हुए हैं, और अगर तुमने किसी सही जगह पर पैर रख दिया तो ये सब एक साथ गिर सकते हैं, जैसे कोई भूस्खलन। तुली ने रुद्रनील की ओर देखा। क्या यह सच है डैडी? मुझे लगता है हाँ बेटा। शी! उसने फिर उस गिरे हुए पेड़ों के ढेर की ओर देखा और चिल्लाई, तुमने मेरी पैंट फाड़ दी, तुम बेकार पेड़ों! तीनों बड़े लोग हंस पड़े, लेकिन वह पेड़ों का ढेर नहीं हंसा। वह तो बस धूप में वैसे ही सफेद पड़ता पड़ा रहा जैसे दशकों से पड़ा था। रुद्रनील को वह किसी बहुत पुराने मरे हुए राक्षस के कंकाल जैसा लगा, जैसे किसी नेक और बहादुर योद्धा ने उसे मार गिराया हो। एक अजगर की हड्डियां जो यहां एक बड़े ढेर में पड़ी रह गई हों। उसी वक्त उसके मन में यह ख्याल भी आया कि उस गिरे हुए पेड़ों का ढेर कुछ ज्यादा ही सुविधाजनक था, जिस तरह वह पेट सेमेट्री और उसके आगे फैले गहरे जंगलों के बीच खड़ा था। वे जंगल जिन्हें हरण चकलादर बाद में कभी कभी यूं ही इंडियन वुड्स कह देता था। उसकी यह बेतरतीबी कुछ ज्यादा ही सजी संवरी, कुछ ज्यादा ही परफेक्ट लग रही थी, मानो प्रकृति का नहीं किसी और का काम हो। वह तभी अरिक ने उसके कान को पकड़कर मरोड़ दिया और खुशी से खिलखिलाया, और रुद्रनील उस गिरे हुए पेड़ों के ढेर और पेट सेमेट्री के पार के जंगलों के बारे में सब कुछ भूल गया। अब घर लौटने का समय हो गया था। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।
आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।